हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग 2024 के सेट नंबर 3 आई जेड इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये 825 आई जेड सेट है, 2024 में आया हुआ पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं। अगर आपने सेट फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको इसके निर्देश जानने हैं तो सेट फर्स्ट में देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 घंटे 15 मिनट में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, सबसे पहले खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों पर चल देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा जाए कि यंग इटली किसने बनाया था, तो आप कहेंगे कि ज्यूसेपे मेत्सिनी ने ये बनाया था यंग इटली। अगला प्रश्न है कॉर्न लॉ से संबंधित देश है। कॉर्न लॉ से संबंधित कौन सा देश है, तो आप कहेंगे कि ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है यही जो है कॉर्न लॉ बनाया था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। नेपोलियन बोनापार्ट कब हारा, तो कहेंगे कि 1815 में। अगला प्रश्न है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पर, सबसे बुरा असर पड़ा था महामंदी का, तो आप कहेंगे कि कृषि क्षेत्र पर सबसे बुरा असर पड़ा। गुलामगिरी किसकी रचना है, तो कहेंगे गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है, तो कहेंगे कि देखिए प्रतिरक्षा ही संबंधित है संघ सूची से, बाकी कृषि, शिक्षा और व्यापार ये राज्य सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान में भाषाओं की किस अनुसूची में रखा गया है, तो भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो कहेंगे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से आपको यह बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये बात सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कहा जा रहा है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है, तो कहेंगे ये लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, यह है बहुसंख्यकों का शासन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, तो आप कहेंगे कि जैव और अजैव दोनों पर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, तो आप कहेंगे कि ये आपका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या है, तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जून और जुलाई में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, तो लौह अयस्क, अभ्रक और चूना पत्थर, तो ये तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कहेंगे प्राकृतिक गैस जो है ये ऊर्जा खनिज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है यही कृषि पर होता है। बाकी लोहा, रासायनिक उद्योग और सीमेंट ये सब तो कृषि से आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। भारतीय रेल में कुल कितने प्रखंड हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 प्रखंड है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है, ये उसका आंसर हो जाएगा तृतीयक। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये हुआ 1986 में। ठीक है, किसी देश का विकास आधारित होता है, तो आप कहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय पर, ये सही है। औसत साक्षरता दर पर, ये भी सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2005 में मनरेगा जो है प्रारंभ हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे सेट नंबर खंड ब पे। खंड ब जो है ये वर्णनात्मक प्रश्न है। इसको आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रश्न दिए गए हैं, 21, 22, 23, 24, ये से जो प्रश्न बनेंगे आपके सब में दो दो प्रश्न होंगे, लेकिन आपको करने सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। लेकिन हमको यहाँ पर आपको दोनों का आंसर बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसका उत्तर है कि प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा, है ना। जब पहला विश्व युद्ध हुआ उस समय तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारत में जो मैनचेस्टर का आयात हो रहा था, वहाँ पर जो सामग्रियाँ आ रही थी उसका
आयात ही कम हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ब्रिटिश कारखाने जितने भी भारत में थे वो सभी के सभी युद्ध मतलब कुल मिला के हथियार बनाने में और जो भी युद्ध संबंधित चीज़ें थी उसके चीज़ों में व्यस्त थी, और इसीलिए औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा था। आगे है कि भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया और नए नए कारखाने लगाए गए। युद्ध लंबे समय तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े एवं खच्चर के लिए जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। पुराने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पालियों में काम होने लगा। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। प्रत्येक मजदूर को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ता था, और यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा कि जब ब्रिटिश युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में परेशान था, तो भारत में भी अपनी चीज़ें बना नहीं पा रहा था। इससे ब्रिटिश को युद्ध से संबंधित चीज़ें चाहिए थी। अब यहाँ पर जो है ब्रिटिश के जितने भी कारखाने थे उसी में व्यस्त हो गए। तो भारत में भी तो कारखाना चाहिए। तो भारत में जो लोकल लोग थे, जो देसी लोग थे, वो लोग भी अपना एक जो है सामान बनाने लगे। कोई फौज के लिए जूट की बोरियां बनाने लगा, तो कोई फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, कोई टेंट बनाने लगा, कोई कमर चमड़ा का जूता बनाने लगा, घोड़े खच्चर के लिए जो जीन होता है वो बनाने लगे। तो बहुत सारे ऐसे जो सामान है वो बनने लगे। तो भारत में एक जो है अलग से देसी कारखाना रातों रात तैयार मिल गया, एक बाजार मिल गया। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो भारत में औद्योगिक उत्पादन जो है बढ़ गया। अगला प्रश्न है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका भी उत्तर जान लेते हैं। यहाँ पे 21 का उत्तर ये है कि G77 विश्व के 77 विकासशील देश का एक समूह है। विकासशील और विकसित में अंतर है, ये समझिए। विकसित का मतलब होता है जो पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है, जिसका उसको विकसित कहते हैं। और विकासशील का मतलब होता है जो विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो विकासशील की ओर बढ़ने वाले देशों को विकासशील देश कहा जाता है, जो अपनी अर्थव्यवस्था का को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं। तो 77 देश हैं जो विकासशील हैं, जो विकास की राह पे चल रहे हैं। उन लोगों ने एक अपना जो है ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, और इससे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उनका एक आशय उसमें व्यवस्था था, जिसमें वो क्या क्या कर सके भाई। वो ये कर सके कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रित मिल सके। जिनके पास मान लीजिए किसी के पास तेल है, उसका सही नियंत्रण मिल सके। हाँ, ये जो 77 देश है इसमें इस देश के पास तेल है, इस देश के पास हथियार है, इस देश के पास ये जो खाद्य सामग्रियां हैं, इस देश के पास ये है। तो अगर वो विकासशील देश हैं तो वो आपस में सहयोग करके आर्थिक सहायता उस पर पा सके, जिससे सभी का विकास हो। तो यही कहा जा रहा है कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण मिल सके। दूसरा है कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, है ना। जिसको जिस चीज़ की कमी होगी वो एक दूसरे से संपर्क करेगा और इस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी। कच्चे माल के सही दाम मिल सके। बाद तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके, है ना। जो भी जिसके पास जो भी माल तैयार है वो विकसित देशों में अगर पहुंचाना है, उस देश में बाजार में भाग लेना है, तो वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। G77 जो है वो मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनका समूह है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में देखिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। ये इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र शासन की जितने भी अन्य व्यवस्थाएं हैं उनसे बेहतर है। देखिए, लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। जैसे जनमत पर आधारित शासन। जनमत पर आधारित शासन, इसका मतलब यह है कि यह शासन जनता की जो इच्छा होती है उसके अनुसार चला जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखकर इसको चलाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जनमत पर आधारित शासन होता है लोकतंत्र। दूसरा ये होता है कि उत्तरदायी, मतलब कि ये जवाब देने वाली सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है और वैध शासन व्यवस्था जो चीज होती है। लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से जनता सरकार चुनती है और सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार होती है। उत्तरदायी का मतलब होता है अगर कोई चीज वो करती है तो जनता के प्रति वो जवाब दे सकती है।
कि हाँ ये काम इस तरीके से या इसलिए किया गया है, और इसकी अगर कोई घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार को ही माना जाता है। अगला है कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं और नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर, लोकतंत्र जो उत्तरदायी सरकार होती है और जिम्मेवार सरकार होती है, इस दोनों का मतलब समझ जाएंगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो उत्तरदायी सरकार मतलब कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है। क्यों? क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और लोगों को अधिकार है कि यदि वे प्रतिनिधियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो अपना प्रतिनिधि बदल दे। जिस प्रकार से अगर चुनाव होता है तो आप किसी भी जनप्रतिनिधि को आप वोट देते हैं तो वोट देने का मतलब वो आपके लिए काम करे, और अगर आपके द्वारा वो काम नहीं किया जाता है या जो जनप्रतिनिधि है वो जो आप जिस चीज को सोचकर उसको वोट दिए हैं अगर वो नहीं होता है तो आपके ऊपर है कि आप अगली बार उसको बदल दें। ये इसलिए ये उत्तरदायी सरकार कही जाती है। और जिम्मेवार सरकार का मतलब ये जो जिम्मेदारी उठाए, है ना, जो कानून है उसके प्रति संवेदनशील रहे हमेशा। लोकतंत्र सभी प्रक्रियाओं को मानकर निर्णय लेती है। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि निर्णय पूरे कायदे कानूनों के अनुसार किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के जो है सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर पूरे कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक होते हैं, जहाँ पर राजा की सरकार होती है ना, वहाँ पर इसकी कोई भी पारदर्शिता नहीं होती है। अगर वो कह दिया कि नहीं ये इसकी गलती है तो उसी की गलती मान ली जाती है। आगे है वैध सरकार। वैध सरकार का मतलब ये कि लोकतंत्र सरकार एक मामले में निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होती है। इसे वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य कुशलता से हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं, है ना। ये यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कहा जा रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। जहां पर भी विश्व के लोग एक साथ मिलकर, एक साथ होकर, एक समाज बनाकर एक साथ कार्य करें, उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। अब ये स्थानीय चीज़ों में हो या क्षेत्रीय चीज़ों में हो या किसी भी घटनाओं की चीज़ों में हो, वो विश्व स्तर पर होनी चाहिए, तभी तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया कैसे हो सकती है? यह प्रक्रिया आर्थिक हो सकती है, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन हो सकती है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। मतलब जहाँ पर व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया जा हो, जहाँ पर पूंजी की बात हो, प्रवासी की बात हो, प्रौद्योगिकी के प्रसार के बात हो, तो इन सारी चीज़ों में इसके प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया गया? प्रश्न में यह भी पूछा गया कैसे प्रभावित किया।
पहली बात कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, पिछले 20 वर्षों में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। दूसरी चीज, नए अवसरों का सृजन हुआ है, वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, विशेष रूप से इस तरह की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल परिवहन के विकास पर आपको दृष्टि डालना है। तो वो प्रश्न देखिए, भारत में रेल परिवहन का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेल परिवहन के विकास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को विचार में लेते हुए निम्नलिखित कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। जैसे वस्तुओं के परिवहन का सुगम और तेजी से विकास, कहीं पर भी आज एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सामान चाहिए तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो भारत में रेल परिवहन, क्या हर देश में रेल परिवहन जो है एक इम्पोर्टेंट परिवहन माना जाता है, जो वस्तुओं को तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है। यही है कि तेजी से कर देता है, ये भी चीजें सही है कि रेल परिवहन जो है वस्तुओं के लिए सुगम और तेजी से परिवहन का साधन प्रदान करता है। यह बड़ी वजन वाली और बड़े दूरियों के परिवहन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है ना। कोई भी वजन, कितना भी वजन हो, कितने भी बड़े और कितनी भी दूरी जाना हो, ये परिवहन जो रेल परिवहन है ये सबसे अत्यधिक उपयुक्त चीजें हैं। रेल मार्गों की व्यापक नेटवर्क वस्तुओं को विभिन्न शहरों, राज्यों के बीच अद्वितीय रूप से और बड़े पैमाने पर परिवहन करने में सहायक होता है। दूसरा क्या है कि यात्रियों के लिए सुविधा हो जाती है। यात्रियों की सुविधा का मतलब कि रेल परिवहन देश भर में यात्रियों की सुविधाजनक और सस्ती यात्रा का अवसर प्रदान करता है। विभिन्न शहरों, गांवों के बीच रेल मार्गों की व्यापक नेटवर्क की वजह से लोग रेलगाड़ियों का उपयोग करके अपने स्थानीय और दूरस्थ स्थानों की यात्रा कर ले सकते हैं। अगर किसी के पास कहीं जाना हो, जल्दी से जाना हो, तो अभी मैंने बताया, चाहे वस्तुओं का आवागमन करना हो, चाहे लोगों का आवागमन करना हो यात्रियों के रूप में, तो वो सारी चीजें कितना भी दूर हो, वो बहुत ज्यादा दूरी बहुत कम समय में तय किया जा सकता है। इसलिए रेल परिवहन जो है यात्रियों की सुविधा के अनुसार होती है और सस्ती भी होती है, ये सारी अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, रोजगार का स्रोत बन जाता है। रोजगार का स्रोत का मतलब क्या कि रेल परिवहन एक बड़े पैमाने पर रोजगार का स्रोत है। रेलवे विभाग में अनेक लाखों लोग नौकरियां करते हैं, उनको नौकरियों का अवसर मिलता है, जिनमें से कई लोग तो कोई गाड़ी चालक होता है, कोई ड्राइवर होता है, पायलट जिसे हम लोग कहते हैं, कोई गार्ड होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टेक्नीशियन होता है, कोई टीटीई होता है, कोई चपरासी होता है। इस तरीके से बहुत सारे जो है रोजगार हमारे रेल परिवहन में मिलता है। तो इस तरीके से रोजगार का भी स्रोत बनता है रेलवे। उसी तरीके से है पर्यावरण का सहयोग, और पर्यावरण का सहयोग इन द सेंस कि रेल परिवहन पर्यावरण के प्रति भी सहयोगी है। यह वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है और यात्रा के लिए एक सामाजिक और पर्यावरणीय उत्थान साधता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। इसमें कहा जा रहा है कि मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय आप बता दीजिए। पहले उपाय के लिए आपको 2 नंबर, दूसरे उपाय के लिए 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग 2 उपाय देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि मिट्टी के अपरदन, अपरदन का मतलब क्षय होना, इसको रोकने और मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अगर कहीं पर मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे मृदा क्षरण, अपरदन। तो उस कहीं पर जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि है, उसको किस तरीके से उपजाऊ बनाना, या कोई उपजाऊ भूमि है वो बंजर में बदल रहा है तो उसको किस तरीके से उसको संरक्षण प्रदान करना, इसी को मृदा का संरक्षण कहते हैं। और इस तरीके से जो मृदा संरक्षण होता है, मृदा मतलब भूमि, इसकी विधियां या उपाय या मिट्टी अपरदन को नियंत्रित करने के उपाय इसके निम्न प्रकार हैं। बहुत सारे अपार हैं, जो है प्रकार हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही जानने हैं, लेकिन मैं 1 2 3 बता देता हूँ। पहला कि बांध बनाना, पहाड़ी नालों और नदियों पर बांध बनाने से पानी का जो तीव्र प्रवाह होता है वो रुक जाता है और मिट्टियां जो है कटने से बच जाती हैं, तो मिट्टियों का कटाव को रोकने में सहायता मिलती है। दूसरा है वृक्षारोपण, मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे जो अधिक कारगर तरीका होता है वो वृक्षारोपण ही होता है। वृक्षारोपण करने से जो
बहते हुए पानी होते हैं वो जो उनके जो जड़ें होती हैं वो मिट्टियों को बांध लेते हैं, जिससे वो जो है शिथिल नहीं हो पाती है, और जो जल की गति होती है वो शिथिल हो जाती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी के कटाव में बाधा पहुंचती है और मिट्टी कट नहीं पाती है। वनों की रक्षा करनी चाहिए। वनों की रक्षा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वृक्ष अधिक होंगे, तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो है वनों की कटाई को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मिट्टी अगर नहीं कटेंगे, मतलब ये वन नहीं कटेंगे, तो मिट्टी का जो कटाव है स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। 24 का अगला प्रश्न था कि चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, और कोई 2 उदाहरण देकर उसकी व्याख्या कीजिए। चलिए इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले समझिए कि चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कुछ विशेषताओं में अलग होता है। यह विशेषताएं उनके कामकाज, उद्देश्य और संगठन की विशेषताओं पर आधारित होता है। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण है, 2 उदाहरण मैं बताता हूं। पहला है निजी क्षेत्र की प्राधिकरण क्षमता। चतुर्थक क्षेत्रक जैसे कि शिक्षा या स्वास्थ्य, इसमें निजी क्षेत्र की प्राधिकरण क्षमता अधिक होती है। निजीकरण से रिलेटेड तो है ही। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल की आपूर्ति और प्रबंधन का दायित्व निजी क्षेत्र को ही सौंपा जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों का प्रबंधन और आपूर्ति सरकार के द्वारा किया जाता है। जो निजी अस्पताल खुलते हैं उसमें निजी लोग होते हैं, उनको सौंपा जाता है, और जो सार्वजनिक होते हैं वो सरकारी अस्पताल जैसे होते हैं, उसमें सरकार द्वारा जो है आपूर्ति उसकी की जाती है। दूसरी चीज है कि उद्देश्य और कामकाज की विशेषता होती है। चतुर्थक क्षेत्र में उद्देश्य और कामकाज की विशेषता होती है जो विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने की सहायक होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो वाणिज्यिक क्षेत्र की मुख्य धारणा लाभ कमाना होता है, जबकि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रोगों का इलाज करना होता है। इस प्रकार चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से अलग होता है क्योंकि इसके कामकाज, इसके उद्देश्य, इसके जो संगठन होते हैं उसमें विशेषताएं होती है जो उसके विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। वर्णनात्मक प्रश्न अब हम लोग 2 पढ़ेंगे, इसे हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न कह सकते हैं, और ये 150 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि सत्याग्रह के विचार का जो मूल आधार था वो था शक्ति सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज करना, ये दोनों उसके मूल आधार थे। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की, आइए देखते हैं। पहला उन्होंने कहा कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं, कहीं पर भी हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि अपने सभी लोगों की हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अगला है कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था इस पे। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ उसकी आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत में राष्ट्रवाद आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह घटना 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को भारत के इतिहास से हटाने वाली पहली लड़ाई मानी जाती है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। भारत में राष्ट्रवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। भारत में जो राष्ट्रवाद आया,
भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे, आइए उस कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला था कि लॉर्ड लिटन की जो नीति आई ना, वो एक तो राष्ट्रवाद उदय होने का कारण यही था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय की जो तत्कालीन कारण लॉर्ड लिटन की राजनीतिक नीति ही मानी जाती है। जैसे लिटन ने 1876 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इससे भारतीयों के लिए एक इस नौकरी के दरवाजे बंद हो गए। दूसरी चीज, 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। भारतीय भाषी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। मतलब कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इससे भारतीय समाचार पत्रों पर भाषाई आधार पर तो बैन लगा दिया गया, लेकिन उनके द्वारा जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध लगाया ही नहीं गया। 1877 में देश के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ा हुआ था और उस समय लॉर्ड लिटन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पैसे को पानी की तरह बहाया गया। इससे भारतीय जनता के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और राष्ट्रवाद के उदय का कारण बन गया। दूसरी चीज थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव मतलब भारत में राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण सामाजिक आर्थिक आंदोलन ही माना जाता है। इस समय आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन ऐसे कई सामाजिक संस्थाओं ने देश के अलग अलग भागों में अंग्रेजों के नीतियों से भारतीयों को परिचित कराया कि कौन कौन सी नीतियां जो है अंग्रेज ला रहे हैं, कैसे फॉलो करा रहे हैं, कैसे आपका उत्पीड़न हो रहा है। ये सारी चीजें जो है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सभी सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों पे जाकर अंग्रेजों की नीतियों से भारत को परिचित कराया। इसके बाद जो कारण था वो आर्थिक कारण था, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण कृषि और कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। जितने भी सरकारी वो नीतियां लाते थे उसके कारण क्या होते थे, जो कृषि होती थी और जो कुटीर उद्योग होते थे उनके जो धंधे होते थे वो नष्ट हो गए। किसानों पर लगान लगाए जाने लगे, कर्ज का बोझ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। किसानों को नकदी फसल जैसे नील, गन्ना, कपास उपजाने के लिए बाध्य किया जाने लगा कि नहीं, आपको गेहूं नहीं लगाना है, जो है खेती नहीं करनी है, कृषि नहीं करनी है, आपको नील की खेती करनी है, गन्ना की खेती करना है, इसके लिए बाध्य किया जाने लगा। और जो बाध्य किया भी गया तो उसका जो मुनाफा होता था वो सरकार ने उठाया, मतलब अंग्रेजी सरकार ने। तो अंग्रेजी आर्थिक नीति से धन का निष्कासन होने लगा, जिससे भारत की गरीबी बढ़ने लगी। और इससे क्या हुआ, भारतीयों के मन में जो प्रतिक्रिया आई इस चीज की वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई और इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें 395 लेख और 12 अनुसूचियां। लेख मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद। 395 लेख और 12 अनुसूचियां हैं और इसलिए एक संघीय सरकार की इस बुनियादी आवश्यकता को पूरा करता है। वास्तव में भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। एक महासंघ में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए ताकि इकाइयों को और केंद्र को अपनी गतिविधि के क्षेत्र लागू करने और कानून बनाने की आवश्यकता हो और कोई भी इसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है, दूसरे कार्यों का परिणाम अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। यह आवश्यकता भारतीय संविधान में स्पष्ट है। एक संघीय राज्य में दो सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और संघीय सरकार। एक राष्ट्र के स्तर पर, एक जिसे हम लोग केंद्र के स्तर पर कहते हैं, और संघ स्तर पर मतलब जो राज्य के स्तर पर होता है, और प्रत्येक घटक इकाई की सरकार। लेकिन एकात्मक राज्य जो होते हैं उसमें केवल एक ही सरकार होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सरकार, उसमें राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए भारत एक संघीय प्रणाली के रूप में एक केंद्र और एक राज्य सरकार है। ठीक। भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मूल्यांकन किया जाता है और सभी धर्मों के समान अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान जो है बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय
संविधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को प्रमोट करता है। संविधान ने सभी धर्मों के साथ न्याय की सुरक्षा की है और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया है। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों को समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के अधिकार देता है। दूसरा है राजनीतिक निरपेक्षता। भारत में निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का तत्व राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देता है। इस राजनीतिक प्रक्रियाओं में धार्मिक विचारों या धार्मिक विचारधारा का अपमान नहीं होता और सरकार धर्मनिरपेक्ष नीतियों को बनाती है। सामाजिक एकता। भारतीय समाज में सामाजिक एकता और भाईचारा का मूल्यांकन किया जाता है, जो धर्मनिरपेक्षता के एक प्रमुख पहलू है। समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं और दूसरे एक साथ समानता, सम्मान और सहयोग का भाव रखते हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से भारत को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में विश्वास दिया जा सकता है, जहां सभी धार्मिक समुदायों की समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 27 पे चलेंगे। भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए, भारतीय वनें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जो भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। पहला है कि लकड़ी और वन्य जीवों के उत्पादन। भारतीय वनों में अलग अलग प्रकार की लकड़ी, वनस्पति, औषधि पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और ये सामग्री लकड़ी उद्योग, औषधि उत्पादन, वन्य फल और वन्य जीवों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदिवासी और स्थानीय आय। भारतीय वनों में अनेक आदिवासी और स्थानीय जनजातियां निवास करती हैं, जो वन से अपने जीवन की आजीविका अर्जित करती हैं। वे लकड़ी, वन्य खनिज, औषधियाँ और वन्य उत्पादों की खनिज में व्यापारिक कार्य करते हैं, जो आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। पर्यावरणीय सेवाएं। वनें पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। वे वायु और जल को शुद्ध करने, है ना, जो जलाशय है उसको संरक्षण करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और भूमि संरक्षण के लिए अनमोल होती हैं पर्यावरणीय सेवाएं। इन पर्यावरणीय सेवाओं का मूल्य आर्थिक गणना में समाहित नहीं होता है, लेकिन यह सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। पर्यावरण आधारित पर्यटन। वनों का आधारित पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है। अनेक प्राकृतिक पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य देश भर में फैले हुए हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार भारतीय वने न केवल वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनका आर्थिक महत्व भी अत्यधिक है। प्रश्न नंबर 27 का जो दूसरा प्रश्न है अथवा वाला प्रश्न, उसमें कहा जा रहा है कि भारत में खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन और वितरण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिज तेल के उत्पादन और वितरण के प्रमुख पहलू, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन। भारत में खनिज तेल का प्रमुख उत्पादन राज्य बहुत है, जैसे कि ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल, उसके बाद एनएमपीसी है ना, एनएमपीसी और प्राइम इंडिया है ना, ये प्राइम इंडिया है, ये पी है, प्राइम इंडिया। ये कंपनियां राज्यों में तेल के खनन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। तेल के उत्पादन को अधिक करने के लिए नई तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। रिफाइनरी क्षेत्र। उत्पादित तेल को प्रसंस्कृत करने के लिए रिफाइनरी क्षेत्र के कई कंपनियां और यूनिट्स हैं। रिफाइनरी तेल को विभिन्न उत्पादों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैलोसिन में परिवर्तित करते हैं। इन उत्पादों को फिर विभिन्न उपयोगों के लिए बाजार में उपलब्ध किया जाता है। आगे है वितरण नेटवर्क। कैसे वितरण किया जाता है कि तेल उत्पादों का वितरण भारत में एक बड़ा नेटवर्क के माध्यम से होता है। यहाँ छोटे और गांवों तक भी तेल उत्पादों की पहुंच होती है। भारत में सड़क, रेल, जल और हवाई मार्गों के माध्यम से तेल उत्पादन का परिवहन किया जाता है। गैस पाइपलाइन क्या होता है, इसके विषय में समझिए कि अधिकांश गैस उत्पादों को गैस पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किया जाता है, जो उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। यह एक अत्यधिक प्रभावी और तेजी से विकसित होता जा रहा है ताकि गैस के वितरण में सुधार हो सके। तो इस प्रकार भारत में खनिज तेल का उत्पादन और वितरण एक महत्वपूर्ण और विशाल कार्य क्षेत्र है, जो देश की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 28 लास्ट प्रश्न है। तो
पहला प्रश्न है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हमारे जीवन की बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का उपयोग होती है। ऋण मतलब उधार, उससे हमारा तात्पर्य यह है कि हम एक सहमत से है, जहां उधारदाता कर्जदार को धन देता है या वस्तुएं देता है या कोई सेवा देता है, और उसके बदले में कर्जदार उससे भुगतान का वादा लेता है कि हम आपको इतने समय में इतने रुपए जो है इसको अदा करेंगे, आपको देंगे। तो ऋण उत्पादक की कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करता है, उसे उत्पादन के कार्यशील खर्च और उत्पादन समय पर खत्म करने में मदद करता है। इसके जरिए वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। उपभोक्ता आंदोलन में भारत है जो यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय का मतलब ये है कि उपभोक्ता आंदोलन में भारत उपभोक्ताओं के हित के रक्षा के लिए आयोजित की जाने वाली आंदोलनों को कहते हैं। ये आंदोलन उपभोक्ताओं के हित के लिए न्याय, समानता और अधिकारों की मांग करते हैं। इन आंदोलनों के मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना होता है। भारत में उपभोक्ताओं का आंदोलन की शुरुआत विभिन्न कारणों से हुई है, जैसे कि अनुपयोगी उत्पादों की बिक्री, मूल्य बढ़ोतरी, अधिक जोखिम युक्त उत्पादों के उपभोक्ताओं को बेचना और अन्य अनुचित व्यवहार। इन सभी विवादित मुद्दों के समाधान के लिए उपभोक्ता संगठन और आंदोलन आरंभ किए गए। ठीक है। आगे है कि कुछ मुख्य उपभोक्ता आंदोलन भी हुए, जैसे जन लोकपाल आंदोलन। यह आंदोलन उपभोक्ताओं के हित में रक्षा के लिए शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार को रोकना और सरकारी निकायों को संपादकीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश में मिकनिस्ट आंदोलन। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मिकानिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं की साझेदारी थी। खाद्य सुरक्षा आंदोलन। यह आंदोलन भारतीय उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा को लेकर था, जिसमें अधिक सुरक्षित और अधिक सस्ता खाद्य जो है मांगी। यह आंदोलन उपभोक्ताओं के हित में न्याय, समानता और सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और सामाजिक परिवर्तन और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ तक तो आपके प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम लोग चलेंगे मानचित्र पर। तो वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1920 में हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, है ना। यह 93वां अधिवेशन था। तो मद्रास कहाँ पे है? तो आप कहेंगे कि ये जो मद्रास है यहाँ पे चेन्नई में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मद्रास। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं चेन्नई, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए। अगला प्रश्न है कि वह जनपद जहाँ पर जलियांवाला बाग की घटना हुई, तो हुआ था ये गोरखपुर में। तो इसका मार्किंग करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? और यहाँ पे लिखेंगे अमृतसर, आप लिखेंगे पंजाब। ठीक है, उसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो आप कहेंगे कि नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन जो हुआ था, तो कहेंगे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। तो ये पड़ता है आपका इस जगह पे, कहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नदिया। ठीक है, नदिया जिला है और बगल में लिख देंगे पश्चिम बंगाल। ठीक, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद का क्या प्रश्न है? देखिए, कहा जा रहा है कि वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो आप कहेंगे कि यह जो है सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद के सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो ये कहेंगे गुजरात राज्य में, अहमदाबाद में। इसकी भी मार्किंग आप कर लेंगे अच्छे से। तो गुजरात राज्य ये हो गया। ठीक है, गुजरात राज्य ये हो गया और इसकी मार्किंग आप करेंगे कि अहमदाबाद तो यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे कर लेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये 3 है, तो मार्किंग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए गुजरात राज्य का नाम। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है वह जनपद जहाँ पर चौरी चौरा घटना हुई। तो कहेंगे कि यह जनपद है गोरखपुर, यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश आप लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 29। क्लियर है? इसके बाद प्रश्न नंबर 29 का ख।
उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है। अब ये आपका भूगोल का मानचित्र है, इसमें भी आपको मार्किंग करना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी आप जो है चिन्हित करिए। कोई भी आपको जो नदी पता हो उड़ीसा राज्य की, उसको चिन्हित करना है। तो उड़ीसा राज्य की जो एक प्रमुख नदी है वो है महानदी, है ना। उड़ीसा में बहती है महानदी, तो आपको चिन्हित करना है। तो उड़ीसा राज्य में ही आपको करना है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आप ऐसे इसको चिन्हित कर दीजिए। ऐसे इस तरीके से आपको चिन्हित करना है। तो नदी को आपने चिन्हित कर दिया और यहाँ पर आप लिख दीजिए, है ना। क्या लिख देंगे? महानदी। अब क्योंकि ये उड़ीसा में है तो आप इसमें उड़ीसा भी लिख सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजधानी नगर इसके द्वारा चिन्हित करें। मध्य प्रदेश की राजधानी नगर क्या है? तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी नगर तो भोपाल है। और अब आपको भोपाल जो है वो चिन्हित करना है। तो आप भोपाल कैसे चिन्हित करेंगे? तो यहाँ पर ये हो गया भोपाल, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि दूसरा का आंसर क्या है? भोपाल। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग एक केंद्र एसएस द्वारा जो है चिन्हित करना। सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र कहाँ पे रहा है? तो कहेंगे सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो तो अहमदाबाद और सोलापुर में है। तो आप अहमदाबाद को जो है वो चिन्हित कर दीजिए। तो अहमदाबाद अभी हमने आपको बताया कि अहमदाबाद यहाँ पे है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे तीसरा का जो आंसर है अहमदाबाद। ये हो गया अहमदाबाद, ठीक है। गुजरात आप चाहें तो लिख दीजिए। अच्छा, उसको चिन्हित कैसे करना है? तो चिन्हित करना है एस एस द्वारा। तो आप यहाँ पे एस एस चिन्हित कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो है ऐसे चिन्हित करना है। प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र देखेंगे तो उड़ीसा ही है। तो आप जो है कैसे चिन्हित करना है पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे चिन्हित कर दीजिए, यही आपका उड़ीसा है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 उड़ीसा लिख दीजिए, ठीक है। और अगला प्रश्न जो है वो क्या है? तो कहेंगे पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह गाह आपको समुद्री पतन त्रिभुज द्वारा चिन्हित करना है। तो आप किसको कर सकते हैं समुद्री तट पे? तो आप कहेंगे जो है मुंबई को आप कर दीजिए। यहाँ पर मुंबई आपका है मुंबई, तो यहाँ पर त्रिभुज बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए मुंबई। और क्वेश्चन नंबर कौन से है? 5 है, तो 5 लिख दीजिए। इस तरीके से आप चिन्हित कर देंगे, आपके सभी आंसर्स सही हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेट जो है 2024 का समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।